दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपने YouTube चैनल हिस्ट्री स्पेशल में। दोस्तों, आज हम भारत की भौगोलिक संरचना व उसके भारतीय इतिहास पर प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं भौगोलिक संरचना क्या होती है। तो इतिहास पर भौगोलिक संरचना के प्रभाव। भौगोलिक संरचना से तात्पर्य किसी क्षेत्र की प्राकृतिक बनावट और स्वरूप से है, जिसमें वहां की पर्वत श्रृंखलाएं, मैदान, पठार, नदियां, झीलें, रेगिस्तान, तटवर्ती क्षेत्र, द्वीप और अन्य भौगोलिक घटक शामिल होते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यह किसी स्थान की धरातलीय रचना और प्राकृतिक विशेषताओं का समग्र स्वरूप है, जो वहां की जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु, मानव जीवन और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। उदाहरण के रूप में भारत की भौगोलिक संरचना में हिमालय पर्वत, गंगा का मैदानी भाग, दक्कन का पठार, थार का मरुस्थल और पश्चिम व पूर्वी तटीय मैदान सभी शामिल हैं। भौगोलिक संरचना का इतिहास पर प्रभाव बहुत गहरा और बहुआयामी होता है, क्योंकि किसी भी सभ्यता, संस्कृति या साम्राज्य का विकास उसके भौगोलिक परिवेश से सीधे जुड़ा होता है। ये समझने के लिए भारतीय भूगोल ने कैसे भारतीय इतिहास को आकार दिया है, उसके भौगोलिक विभाजन का अध्ययन महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हम इसके ऐतिहासिक प्रभाव को भी जानेंगे। 1. हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं, स्थान और विशेषताएं। हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं भारत के उत्तर में स्थित हैं, जो उत्तर पश्चिम में पामीर से शुरू होकर उत्तर पूर्व तक फैली हुई हैं। ये दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पर्वत हैं। इनकी औसत चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक लंबाई लगभग 2560 किलोमीटर है। प्राकृतिक अवरोधक के रूप में भूमिका। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी साइबेरियाई हवाओं से देश की रक्षा करता है, जिससे उत्तरी भारत का मौसम साल भर गर्म रहता है। सर्दियों में एक क्षेत्र आमतौर पर बर्फ से ढके रहते हैं, जिसे इन्हें पार करना असंभव हो जाता है। ऐतिहासिक प्रभाव। बाहरी आक्रमणों से बचाव। लंबे समय तक ये माना जाता था कि हिमालय ने भारत को बाहरी आक्रमणों से बचाने में एक प्राकृतिक सीमा का काम किया है। पर्वतीय दर्रे। हिमालय के उत्तर पश्चिम में खैबर, बोलन और कोमल जैसे दर्रे, जो हिंदू कुश, सुलेमान और किरथर पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित हैं, मौजूद हैं। इन दर्रों के माध्यम से मध्य एशिया और फारस से भारत आसानी से आया जा सकता था। आक्रमण और प्रवासन। प्री हिस्टोरिक काल से ही इन दर्रों के माध्यम से लगातार लोग आते जाते रहे थे। कई आक्रमणकारी जैसे इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, हूण, तुर्क और मुगल इन्हीं दर्रों के माध्यम से भारत आए थे। व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क। इन दर्रों ने भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार मार्गों का काम भी किया था। बौद्ध शिक्षकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी इन दर्रों का उपयोग किया था। पूर्वांचल की पहाड़ियां। पूर्व में हिमालय असम तक फैला हुआ है, जिसमें पटकाई बूम, नागा और लूशाई जैसी महत्वपूर्ण पहाड़ियां शामिल हैं। ये पहाड़ियां भारी वर्षा के कारण घने जंगलों से ढकी रहती हैं और दुर्गम है, जिससे इस क्षेत्र के कई हिस्से भारतीय उपमहाद्वीप की मुख्य भूमि से अलग रहे हैं। इसके बावजूद तिब्बत, चीन, म्यांमार और बंगाल व बिहार से लोग यहाँ आते जाते रहे हैं, जिससे यहाँ की जनजातीय संस्कृतियों ने अपनी विशिष्ट पहचान विकसित की है। 2. सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान। गठन और उर्वरता। ये मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह विश्व के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है। ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है। ऐतिहासिक प्रभाव। प्रारंभिक सभ्यताओं का उद्गम। भारत की पहली शहरी सभ्यता हड़प्पा संस्कृति सिंधु नदी घाटी में विकसित हुई थी। गंगा के मैदान में ही वैदिक संस्कृति का सर्वप्रथम विकास हुआ था। शहरी केंद्रों और साम्राज्यों का विकास। गंगा के मैदान ने उत्तरी भारत में शहरी केंद्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में से अधिकांश गंगा के उपजाऊ मैदानी इलाकों में ही विकसित हुए थे। मौर्यों के अधीन भारत का पहला साम्राज्य मगध, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, गंगा नदी बेसिन में ही विकसित हुआ था। सामरिक महत्व। गंगा के मैदान के पश्चिमी किनारे पर स्थित दिल्ली सबसे महत्वपूर्ण शहर रहा है। भारतीय इतिहास के अधिकांश निर्णायक युद्ध जैसे कुरुक्षेत्र, तराइन और पानीपत दिल्ली के आसपास ही लड़े गए थे। यह मैदान हमेशा अपनी उर्वरता और उत्पादक संपत्ति के कारण
विदेशी आक्रमणकारियों के लिए आकर्षण का स्रोत रहा है। ब्रह्मपुत्र मैदान। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित यह मैदान असम से बंगाल तक फैला हुआ है। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी में चावल की खेती बड़े पैमाने पर होती रही है। मानसून के समय नदियों में बाढ़ की स्थिति बनने और इलाके के दलदली भूमि में बदल जाने के कारण उत्तर भारत के राज्यों के लिए बंगाल पर नियंत्रण बनाए रखना कठिन रहा। व्यापार और परिवहन। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियां व्यापार, वाणिज्य और परिवहन के लिए धमनियों के रूप में कार्य करती थीं, खासकर प्राचीन और मध्यकाल में जब सड़कें कम विकसित थीं। 3. प्रायद्वीपीय पठार। विशेषताएं। प्रायद्वीपीय पठार एक त्रिकोणीय भूभाग है। ये प्राचीन गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। नर्मदा नदी इसे मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन के पठार में विभाजित करती है। मध्यवर्ती उच्च भूमि नर्मदा नदी और उत्तरी मैदानों के बीच फैली है। इसमें अरावली, मालवा पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर पठार शामिल हैं। दक्कन का पठार ज्वालामुखी विस्फोट से बना है और काली मिट्टी का क्षेत्र दक्कन ट्रैप कहलाता है, जो कपास और गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त है। यह पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। पश्चिमी और पूर्वी घाट। दक्कन के पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट से घिरा है। पश्चिमी घाट निरंतर हैं और इनकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। अनाईमुड़ी 2695 मीटर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट असंतत हैं और इनकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। महेंद्रगिरी 1501 मीटर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ऐतिहासिक प्रभाव। विभाजक और सेतु। विंध्य और सतपुड़ा के घने जंगल उत्तर और दक्षिण भारत के बीच विभाजक का काम करते थे। यह भौगोलिक अलगाव दक्षिणी प्रायद्वीप में विशिष्ट द्रविड़ भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के स्वरूप और विकास का कारण बना। नदी प्रणालियां। नर्मदा और तापी को छोड़कर दक्षिण भारत की सभी प्रमुख नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ये नदियां दक्कन के पठार में चावल की खेती को बड़े पैमाने पर संभव बनाती हैं। रायचूर दोआब। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र जैसे रायचूर दोआब दक्षिण के राज्यों के बीच विवाद का मुख्य केंद्र रहा है। 6वीं से 8वीं शताब्दी तक चालुक्य और पल्लव और बाद में 14वीं से 16वीं शताब्दी तक विजयनगर और बहमनी साम्राज्य इस पर अधिकार के लिए लड़ते रहे। तटीय मैदानों का महत्व। प्रायद्वीपीय भारत की लंबी समुद्री तटरेखा ने प्राचीन काल से ही विभिन्न देशों के साथ समुद्री व्यापार की सुविधा प्रदान की है। चोल साम्राज्य ने जावा, सुमात्रा, बर्मा और कंबोडिया जैसे देशों के साथ न केवल व्यापारिक संबंध स्थापित किए, बल्कि भारतीय कला, धर्म और संस्कृति का भी प्रसार किया, जिसके प्रमाण अंकोर वाट और बोरोबुदुर में आज भी देखे जा सकते हैं। 4. भारतीय रेगिस्तान। स्थान और विशेषताएं। अरावली की पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में विशाल भारतीय रेगिस्तान स्थित है। यह रेतीले टीलों और बरखान से युक्त एक लहरदार भूभाग है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 15 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, जिसे यहाँ शुष्क जलवायु और कम वनस्पति आवरण है। लूनी नदी इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ऐतिहासिक प्रभाव। शुष्क जलवायु और कम संसाधनों के कारण यह क्षेत्र घनी आबादी वाले क्षेत्रों की तुलना में सीमित ऐतिहासिक विकास देखता है। 5. तटीय मैदान। विशेषताएं। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियां फैली हैं। पश्चिम में ये अरब सागर के साथ और पूर्व में बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत हैं। पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से कन्याकुमारी तक अरब सागर के साथ फैला है। गुजरात के मैदानों को छोड़कर यह पूर्वी तटीय मैदानों की तुलना में संकरा है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी के तट पर उत्तर में गंगा डेल्टा से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है। यह पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना में अधिक चौड़ा है। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा शामिल हैं। चिल्का, पुलिकट और कोल्लेर झीलें इस मैदान के प्रसिद्ध लैगून हैं। ऐतिहासिक प्रभाव। तटीय पट्टियों ने मुंबई और मार्मागांव जैसे विशाल प्राकृतिक बंदरगाह प्रदान किए हैं। ये मत्स्य पालन और पोत संबंधी गतिविधियों के लिए उपयुक्त स्थान है। यहाँ से चावल, नारियल, रबर, तंबाकू और मसाले जैसे कृषि उत्पाद प्राप्त होते हैं। अपतटीय तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र भी यहाँ स्थित हैं। 6. भारतीय द्वीप समूह। विशेषताएं। भारत में 2 छोटे द्वीप समूह हैं,
बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये जलमग्न पर्वत श्रृंखलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। लक्षद्वीप द्वीप समूह ये सभी द्वीप प्रवाल मूल के हैं। ये आकार में बहुत छोटे हैं, जिसमें मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है। कवरत्ती इसका प्रशासनिक मुख्यालय है। ऐतिहासिक प्रभाव। अपनी सामरिक स्थिति के कारण ये द्वीप हमारे देश के नौसेना और हवाई चौकियों के रूप में कार्य करते हैं। ये मछली पकड़ने, वानिकी और पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण है। समग्र प्रभाव और विविधता में एकता। भौगोलिक विविधता का प्रभाव। भारत की विशाल भू आकृतियों और भू आकृतियों की विशाल विविधता ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया है, कृषि क्षमता में सुधार किया है और आधुनिक उद्योगों के लिए एक मजबूत नींव रखी है। जलवायु और क्षेत्रीय विविधता। भारत में ध्रुवीय से लेकर समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय तक हर तरह की जलवायु पाई जाती है। इस प्राकृतिक विविधता ने भारत को विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों में विभाजित किया है, जिनकी अपनी अलग संस्कृति, सामाजिक रीति रिवाज, प्रथाएं, भाषाएं और इतिहास है। आपसी निर्भरता और एकता। भारत के सभी भौगोलिक विभाजन एक दूसरे पर निर्भर है और उन्होंने भारत में विविधता में एकता को मजबूत करने में योगदान दिया है। उत्तरी पर्वत पानी और वनों के प्रमुख स्रोत हैं, उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं और पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं, जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। संक्षेप में, भारत की भौगोलिक विशेषताओं ने इसके इतिहास और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया है। देश तीन ओर से समुद्र से घिरा है और उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा शेष एशिया से अलग है, जो इसे एक अनूठी भौगोलिक इकाई बनाती है। ये पर्वत प्राकृतिक बाधा के रूप में कार्य करते हैं, ठंडी हवाओं से रक्षा करते हैं और अपनी 12 नदियों जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र से उत्तरी मैदानों को अत्यधिक उपजाऊ बनाते हैं। इन्हीं उपजाऊ मैदानों ने ही प्राचीन सभ्यताओं जैसे हड़प्पा और वैदिक संस्कृति और घनी आबादी का पोषण किया है, जिससे ये देश का अन्न भंडार बन गए हैं। इसके विपरीत प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन और स्थिर भाग है, जो खनिजों से समृद्ध है, मुख्यतः लौह, कोयला और परमाणु खनिजों से समृद्ध है, जिसने भारत के औद्योगिकरण के लिए एक मजबूत नींव रखी है। पश्चिमी और पूर्वी घाटों पर स्थित तटीय मैदान और द्वीप समूह जैसे अंडमान निकोबार ज्वालामुखी शिखरों के रूप में और लक्षद्वीप प्रवाल द्वीपों के रूप में भी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और मत्स्य पालन, व्यापार और पर्यटन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं। इस प्रकार भारत के सभी भौतिक विभाग एक दूसरे के पूरक हैं, जो प्राकृतिक संसाधनों में देश को समृद्ध करते हैं और इसकी अनूठी विविधता में एकता को मजबूत करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमने जाना कि भारतीय भौगोलिक संरचना क्या है और उसका इतिहास पर क्या प्रभाव है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट व सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए।